तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं आज के लेक्चर में। और ये पूरा जो भी हमने पढ़ा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का 3 पार्ट मैंने बनाया और 3 पार्ट में हमने जो भी चीजें पढ़ा, अब बारी आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। तो काफी सारे क्वेश्चंस है, 30-40 के आसपास मेरे पास क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ लिक्विड इन रिजिड मोशन का ये कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। लिक्विड इन रिजिड मोशन में ये टॉपिक का चैप्टर 5 जो था मैंने आपको पढ़ाया था और उसके क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराए थे। और इसमें जो मैं जिसका प्रिंट ये लगाया हूँ लिक्विड इन रिजिड मोशन, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिक्विड इन रिजिड मोशन के क्वेश्चंस नहीं है, ये दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो हम वो टॉपिक जब पढ़ेंगे तब ये सब क्वेश्चंस हम लगाएंगे। फिलहाल हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो चैप्टर 6 है इसके क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। दिस क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन कह रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फॉलो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कि जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जनरली किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे। अपन ने इस पे डिस्कस किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन फॉर स्टडी वन डायमेंशनल वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल द क्रॉस सेक्शन। हमने ये चीज भी डिस्कस किया था। ऑल ऑफ द अबव आंसर आर राइट फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, हमने ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जब मैं बता रहा था तो ये सब चीजें हमने पढ़ा था। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। An ideal flow of any fluid must fulfill the followings. Ideal flow क्या फुलफिल करता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। एक ही बार में आंसर को सही करते जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं गाइस, हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन, ठीक है, रिमेन सेम। ठीक है, फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन, दो स्ट्रीम लाइन है, जैसे एक ये स्ट्रीम लाइन हो गया हमारा और एक ये स्ट्रीम लाइन हो गया। इन दोनों के में जो फ्लो होगा, फ्लो कैसा होगा? फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन आर सेम इन ओनली इन वन डायरेक्शन, तो दे आर रिमेन सेम। इसका एक और रीजन है सेम इसलिए कि मैं बोला बिकॉज यहाँ पे जो दोनों स्ट्रीम लाइन है ना गाइस इनका, तो जो भी मास कंटेंट है बिटवीन दिस टू स्ट्रीम लाइन रिमेन सेम थ्रू आउट द फ्लो फील्ड। तो एक फ्लो फील्ड की बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारा एक पाइप है, ये हमारा इस पाइप है। अब इस पाइप में बहुत फ्लो, हमारा वाटर लिक्विड की फ्लो जा रही है, उसमें किसी दो स्ट्रीम लाइन को आप चूज कर लीजिए, किसी दो स्ट्रीम लाइन को आप चूज कर लीजिए। मैंने ये दो स्ट्रीम लाइन को चूज किया, तो ये दो स्ट्रीम लाइन को चूज किया, तो ओवरऑल जो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों स्ट्रीम लाइन में वो तो सेम है ना ओवर एंटायर पाइप। देयरफॉर flow between any two streamline remain same because the mass of that streamline will be same. A streamlined body in such that the shape of body coincide with the stream surfaces. ठीक है, स्ट्रीमलाइन जब हम डिस्कस कर रहे थे तब जनरली हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें मैथमेटिकल चीजें हमने थ्योरेटिकल चीजों को समझा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी समझने में, बट आपको जो टर्म्स मिल रहा है उसको ध्यान में रखिए, आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन हम पढ़ रहे थे, तो स्ट्रीमलाइन क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी के ऊपर पे क्या होगा? द शेप ऑफ बॉडी कोइंसाइड विद द स्ट्रीम सर्फेसेस। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा, अगर मैं इस तरीके का कोई एरोप्लेन है, ठीक है, तो इसके बॉडी से स्ट्रीमलाइन आएगा, इसके बॉडी से कोइंसाइड होगा एंड इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जाएगा। इसी को द शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, कोइंसाइड विद स्ट्रीम सर्फेसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर एसोसिएटेड विथ विस्कस फ्लो। ठीक है, नेवियर स्टोक अपन जब स्टार्टिंग का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तभी हम बात किए थे, नेवियर स्टोक जहां भी आए इस नेवियर स्टोक इक्वेशन में, तो ये किसके लिए होता है? ये विस्कस फ्लो के लिए होता है। आगे हम टर्बुलेंट और उसमें भी ये टॉपिक को हम पढ़ेंगे। कहीं भी गाइज बुक वाले कहीं का क्वेश्चन कहीं भी डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक इशूइंग फ्रॉम अ बर्निंग वुडन स्टिक इज अ पाथ लाइन। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को समझ रहे हो? जैसे एक वुडन स्टिक ले लो, एक वुडन स्टिक ले लो, जब उसको बर्न करते हो तो उससे जो स्मोक निकलता है, उसका इस तरीके से स्मोक निकलता है, तो आप किसी भी एक पार्टिकल को फॉलो कीजिए तो वो इस तरीके से पार्टिकल क्या हो रहा होगा, एक पाथ लाइन पे मेजर कर रहा होगा।
इसको क्या कहेंगे? दैट इज द पाथ लाइन, ठीक है। अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल। आइडियल फ्लूइड को क्या होता है? आइडियल फ्लूइड जो होता है, पहली बात तो वो क्या फॉलो करता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। और जो फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है तो वो इनविस्कस होगा एंड दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। अपन चैप्टर 2 में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा? रो वन ए वन वी वन, ठीक है। अगर इस तरीके का सरफेस है, ये अगर हमारा 1 है, इधर का अगर 2 है, तो यहाँ से एंट्री हो रहा होगा, इसकी डेंसिटी होगा रो 1, वेलोसिटी होगा v1, एरिया होगा इस सरफेस का 1, और निकलेगा तो बाहर रो 2 v2 a2, तो बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। An ideal flow of any fluid must fulfill the following continuity equation. ऑप्शन सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। अगला देखिए, a flow in which liquid particle has definite path and path of individual particle do not cross each other. अपन जब स्ट्रीम लाइन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो स्ट्रीम लाइन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों क्रॉस नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक स्ट्रीम लाइन के हर एक पॉइंट से अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी हमें मिलता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा स्ट्रीम लाइन इसको क्रॉस कर रहा है मतलब उसका वैल्यू उसी पॉइंट पे उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, वेलोसिटी टेंजेंट, और उसका जो वेलोसिटी टेंजेंट होगा इस लाइन के वेलोसिटी टेंजेंट से 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो अगर ये एंगल क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो क्या हो रहा है, कोई कोई चीज क्रॉस होगा, 0 आ गया, नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप कह देना स्ट्रीम लाइन फ्लो आपस में कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लो ये हो गया ना। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वाल्व इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज अनस्टडी, ठीक है। अनस्टडी फ्लो क्या होता है? याद करो, स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, क्या पढ़ाया था? ठीक है। अनस्टडी फ्लो क्या होता है गाइस? अनस्टडी फ्लो में मैंने आपको पढ़ाया था फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर एट अ पॉइंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। जैसे अगर ये मैं फ्लो बनाया और ये दो फ्लो बनाया तो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैं एक पार्टिकल को देख रहा हूँ, वो क्या 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और कुछ देर बाद में जब देख रहा हूँ मतलब 5 टाइम इजकल टू 5 सेकेंड पे देख रहा हूँ तो वो पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये होता है अनस्टडी का केस। स्टडी का केस क्या होता है? आप टाइम इज इक्वल टू 0 पे देखो या कुछ देर बाद देखो, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगा दोनों पे अगर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा। तो ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वॉल्व, जब वॉल्व को आप ओपन कर, शुरू में तो क्या पाइप के अंदर क्या रहता है, आप वॉल्व लगाए हो, पाइप के अंदर वॉल्व लगाए हो तो पानी क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो क्या एक छोटा सा होल यहाँ पे ओरिफिस बनता है और उसकी वजह से यहाँ से निकलता है। तो यहाँ की प्रेशर क्या, यहाँ की वेलोसिटी क्या थी पहले, टाइम इज इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी थी इसकी, मान लीजिए 0 सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड था। जैसे आपने थोड़ी इसको वॉल्व को ओपन किया तो क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई पानी की। ये कैसा फ्लो है? अनस्टडी फ्लो, ठीक है। नाउ अगला देखते हैं हम लोग। स्टडी फ्लो अकर्स व्हेन कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट। तो टाइम के साथ, टाइम इक्वल टू 0 पे देखे चाहे टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड पे देखे, जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी पहले थी वही अभी भी होनी चाहिए। तो कंडीशन डू नॉट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और अनस्टडी फ्लो क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, if the particle of fluid attains such velocity that vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant, the flow is turbulent flow। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इफ द पार्टिकल, आपको अभी मैंने टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो नहीं पढ़ाया है, बट आप जानते होगे गाइस कि जो अगर जैसे टैप से कभी कभी अगर टैप को आप देखते होगे अपना नल जो है उससे पानी बहुत स्मूथ, इतना स्मूथ निकलता है कि आपको लगता ही नहीं कि पानी, मतलब वो लगता है कि एक पानी बर्फ में जमा हुआ है इस तरीके का। बट वही अगर आप टर्बुलेंट फ्लो को देखोगे, टर्बुलेंट फ्लो को, तो इस तरीके का टर्बुलेंट फ्लो इस तरीके का होता है, ठीक है, वेरिएशन रहता है। तो इफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड अटेन सच वेलोसिटीज, वेलोसिटी अटेंड करने के बाद दैट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट पे उसकी अलग अलग वेलोसिटी दिखेगी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फ्रॉम इंस्टेंट, ठीक है। इस तरीके के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो।
A streamline is defined as the line of equal velocity in flow. ठीक है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, किसी भी फ्लो में जितने भी स्ट्रीमलाइन है सबकी वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्ज वेव इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी तरीके से याद कर, उसी को हम कहते हैं सर्ज वेव टाइप का। ठीक है, अनस्टडी मतलब क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होना, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इट मींस डेंसिटी विल बी नॉट कांस्टेंट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब इनकंप्रेसिबल। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको बनाता हूँ अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं बता रहा था, ये टाइम इज इक्वल टू 0 पे, और ये है टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। दिस इज पॉइंट टू, दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू, दिस इज 1, दिस इज 1। तो अलग अलग टाइम पे, टाइम 1 पे ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, कुछ देर बाद देखोगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अनस्टडी। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, सेम टाइम पे अगर मैं दो अलग अलग पॉइंट को देखूं तो दोनों की अगर अलग अलग वेलोसिटी है, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 0 पे मैंने एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल 1, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और उसी टाइम पे मैंने एक थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल लिया, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो सर्ज वेव जो होता है इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, वन डायमेंशनल फ्लो, वन विच निग्लेक्ट चेंजेस इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, बाकी के जो डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, व्हाट इज अ स्टेट इन विच नन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंज विथ टाइम, नोन एज स्टडी स्टेट। ठीक है, टाइम के साथ कोई चीज चेंज नहीं हो रहा, इट मींस इट विल बी स्टडी स्टेट। A right circular cylinder open at top is filled with water and rotate about its vertical axis. Okay, at such speed that half the water spills out. What is the value of pressure at certain of bottom? ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए एक हमारा सर्कुलर टैंक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट, ऊपर से खुला है, इज फिल्ड विथ वाटर से भरा हुआ था, एंड रोटेट अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस। ओके, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको इसके जो वर्टिकल से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो क्या हो, वर्टिकल एक्सिस एट सच अ स्पीड दैट हाफ द वाटर स्पिल आउट। अगर इसका हाफ पानी बाहर चला गया, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, इस तरीके का आपको इसका डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ से स्पिल हो रहा है, ये पूरा वाटर है, इसके अंदर वाटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द सेंटर ऑफ बॉटम, जब आधा पानी इसके से निकल जाएगा ना गाइस, तो अगर किसी भी कंटेनर का मान लीजिए उसमें 6 लीटर पानी, अगर 3 लीटर पानी अगर निकल जाता है, तो जाहिर सी बात, और उसको आप रोटेट कर रहे हो तो क्या होगा, वो इक्वल पार्ट में इधर उधर डिवाइड हो जाएगा, और सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर खाली हो जाएगा। देख रहे हो, सेंटर खाली हो गया। यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं देयर विल बी नो एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज देयरफॉर द प्रेशर विल बी जीरो एट द सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At a point on a streamline, the velocity is 3 meter per second and the radius of curvature is 9 meter. If the rate of increase of velocity along the streamline at this point is 1 by 3 meter per second per minute, then the total acceleration at this point would be। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रीम लाइन पे, अगर स्ट्रीम लाइन पे किसी पॉइंट की बात करें, उस पॉइंट से उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है स्ट्रीम लाइन की टेंजेंट होती है, पहले ये बात हमें पता है। ओके, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब स्ट्रीम लाइन है कुछ सर्कुलर टाइप का है, तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। तो हमारा सर्कुलर टाइप का स्ट्रीम लाइन है इस तरीके का, और मान लेते हैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ जिसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो स्ट्रीम लाइन जो कर्वेचर शेप बना रहा है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज 9 मीटर, 9 मीटर। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी,
along the streamline, along the streamline rate of change of velocity की बात कर रहा है, तो change of velocity along the streamline मतलब distance covered ds, इसकी वैल्यू दिया गया है 1/3, ठीक है। तो then the total acceleration at this point would be total acceleration at that point, तो इस पॉइंट पे दो एक्सीलरेशन होगा। पहला एक तो वेलोसिटी के जिधर वेलोसिटी हो रहा है उधर तरफ एक एक्सीलरेशन होगा जिसको अपन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, और दूसरा एक स्ट्रीमलाइन सर्कुलर कर्वेचर बना रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण अंदर एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा जिसको रेडियल एक्सीलरेशन कहेंगे। दोनों एक्सीलरेशन निकाल कर हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले बात, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी dv बाई, एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन dt, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ds से इसको इधर डिवाइड कर देते हैं और ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्पीड अपॉन ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt हो जाएगा v, ठीक है। ds अपॉन dt हो जाएगा, ds अपॉन dt ये हमारा ds ही रहेगा, ds अपॉन dt हो जाएगा v, ठीक है। तो dv अपॉन ds की वैल्यू है 1/3 और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना पॉइंट पे 3, ओके। यहाँ से हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो हमारा आ गया, ये हमारा हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। नाउ अब रेडियल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बात किया रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आया है, तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r यही होगा, है ना। तो v की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, r कितना है 9 है, तो 3 का स्क्वायर 27 और 9 से 27 काट दो तो रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी दैट इज 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, रेडियल एक्सीलरेशन आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर रूट में रेडियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और ये √2 आपका कहीं आंसर आएगा, ठीक है, √2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर है क्या, कहाँ पे है इसका आंसर, चेक किया जाए जरा। ओके यस, √2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर ये रहा, सही हो गया, ठीक है। इसका पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन गिवन बाय कर्ल ऑफ डेल डॉट v is equal to 0 to be valid where v is the velocity vector, which one of the following is necessary condition, ये किसके लिए होता है, यस दिस इज फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए होता है जो फ्लो कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या क्या चीजें हमने देखा था कि डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, और दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 0 और अब वोटिसिटी 0, और वोटिसिटी 0 है तो कर्ल ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इट इज आल्सो 0, ठीक है। ये हमारा केस होता है किसका, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ई रोटेशनल फ्लो के लिए मत समझ ला, ई रोटेशनल फ्लो के लिए लेमिनार ये स्क्वायर अपॉन वी वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू 0, दिस इज प्लस ई प्लस नहीं, दिस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज 0, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 0, वर्टिसिटी इज इक्वल टू 0, ई रोटेशनल फ्लो में वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, दोनों में इक्वेशन में डिफरेंस है। A flow whose streamline is represented by curve is called, a flow whose streamline is represented by curve is called टू डायमेंशनल फ्लो। सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कल जो होता है वो टू डायमेंशनल ही तो होता है ना यार, तो कर्व की बात कर रहा है तो क्या हो जाए टू डायमेंशनल फ्लो। नाउ in a steady flow, in a steady flow of fluid the total acceleration of the fluid particle is independent of coordinates, ठीक है। स्टडी फ्लो के केस में, क्योंकि स्टडी फ्लो में हम अभी देखे थे कि बाकी सब चीजें भी कांस्टेंट चलता है, तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, कैन बी जीरो, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सर्ज वेव is a rectangular channel, surge wave in a rectangular channel is an example of unsteady and non-uniform flow,
पहले ही मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ एक बार। Which of the following related fluid flow parameter exist both in rotational and irrotational flow? स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन बोथ फॉर रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो के लिए होता है। A type of flow in which the fluid particle while moving in a direction of flow rotate about their mass center is called, I think, vortex। क्या ऑप्शन है भाई, देखा जाए। रोटेशनल फ्लो, ओके। एक बार फिर से देखते हैं क्या है। अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, ओके। मास सेंटर तो अपन ये देखिए, अपन ने पढ़ा था ना इस तरीके से, अगर हमारा कोई फ्लूइड फील्ड, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है, और अगर ये अपने मास पे क्या हो रहा है, इस अपने मास पे अगर ये रोटेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे अगर ये कुछ देर बाद ये मान लीजिए इस तरीके से हो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास पे रोटेट हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके के क्या, रोटेशनल फ्लो। और एक ई रोटेशनल होता है, वो रोटेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्लो टू बी रोटेशनल वेलोसिटी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। रोटेशनल फ्लो के लिए देखे थे अपन, ठीक है, मैं जुबानी बताकर नहीं जाऊंगा इसको, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज जाओगे। देखो क्या रहा है, फॉर अ फ्लो टू बी रोटेशनल वेलोसिटी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया शुड बी इक्वल टू द, ठीक है, वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल टू द एरिया कह रहा है, मतलब सर्कुलेशन की बात कर रहा है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है। और सर्कुलेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलेशन हमने